एक्चुअली महाभारत में मेरी कास्टिंग सबसे एंड में हुई थी। सबसे लास्ट जो कैरेक्टर कास्ट हुआ था वो मैं ही थी। ओनली ग्रेटफुल कि महाभारत और द्रौपदी की घटना हमारे साथ घटी। इट्स अ वेरी फेवरेबल वन। रूप सज्जा केश सज्जा जो होती है इन शोज़ की, वो अपने आप में ही एक डिफरेंट दुनिया है। पता नहीं कैसे, बट हमारी कुछ एक अच्छी ट्यूनिंग है। हमें ज़्यादा सीन रिहर्स नहीं करने पड़ते। एज आई सेड, कुछ समथिंग वर्क्स एज आर्टिस्ट, हम एक दूसरे को सपोर्ट भी कर पाते हैं। सो इट्स ऑलवेज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू वर्क विद हिम। तो आप अपनी ब्लेसिंग को ही अपना पिंजरा समझने लग जाएं तो वो आपके नज़रिए पे है। मैं तो इसे एज अ ब्लेसिंग देखती हूँ। કેમ છો દોસ્તો, હું છું પાર્થ દવે અને સિનેમા સાહિત્યમાં તમારું સ્વાગત છે. અત્યારે હું મેરે કૃષ્ણા પ્લેના પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં આવ્યો છું. મારી સાથે મહાભારતમાં જેને તમે દ્રૌપદી બનતા જોયા હતા અને મહાકાળીમાં ટાઇટલ રોલ પ્લે કર્યો હતો એ પૂજા શર્મા મારી સાથે છે. सबसे पहले तो वेलकम मैम टू सिनेमा साहित्य. थैंक यू सो मच। गुजरात के बारे में बताइए. गुजराती आप समझते हैं ना? मैं गुजराती इतना अच्छे से समझती नहीं हूँ, पर मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि गुजरात से हमेशा से, जब से मैंने काम करना शुरू किया, कोई ना कोई कनेक्शन रहा है। क्योंकि आपने मेंशन किए मेरे शोज़ महाभारत, महाकाली, ये दोनों शोज़ मैंने गुजरात में शूट किए हैं। और आज अपना प्ले लेके हम यहाँ आए हैं, तो गुजरात का आशीर्वाद हमेशा रहता है। सो आई लव गुजरात। प्ले के बारे में बताइए, कैसा एक्सपीरियंस रहा रिहर्सल के दौरान? रिहर्सल के बारे में कुछ बात कीजिए. एक्चुअली बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। नॉर्मली हमें इतना रिहर्सल करने का मौका नहीं मिलता स्क्रीन पे जब हम काम करते हैं। तो मगर थिएटर में इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है कि बहुत रिहर्स करने को मिलता है। एक किसी भी सीन को अच्छे से निचोड़ने का, उसे मांझने का हमें समय मिलता है कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। वरना हम स्क्रीन में हमेशा एक सीन करते हैं, अब सीन हो गया, 1-2 दिन के अंदर ख़त्म कहानी। पर प्ले के साथ आप एक ही सीन के साथ बार बार रहते हैं, तो आपका खुद का काम मंचता है कि आपको समझ में आता है कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी रस हो सकता है। ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया कि मुंबई के शो के बाद भी अगले दिन डायरेक्टर से कॉन्वर्जेशन में ऐसा फील हो रहा था कि ये हमने ऐसे बोला, ये हम ऐसे कर सकते थे। तो ये बहुत ही एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है, मुझे लगता है, थिएटर एक आर्टिस्ट के लिए। महाभारत आपका डेब्यू शो था. कास्टिंग के बारे में बताइए, वो कैसे स्टार्ट हुआ था? एक्चुअली महाभारत में मेरी कास्टिंग सबसे एंड में हुई थी। सबसे लास्ट जो कैरेक्टर कास्ट हुआ था वो मैं ही थी। उसमें लिटरली 3 दिन के अंदर मेरी कास्टिंग हो गई थी। मैं ऑडिशन किया एंड रातों रात मेरा ऑडिशन हो गया और मेरा सिलेक्शन हो गया एंड मैं कर रही थी। और तब मुझे हिट नहीं किया कि ये कितनी बड़ी चीज़ में मेरा सिलेक्शन हुआ है या आगे जाके ये चीज़ क्या बनने वाली है। बट आई एम ओनली ग्रेटफुल कि महाभारत और द्रौपदी की घटना हमारे साथ घटी। इट्स अ वेरी फेवरेबल वन। कौन सी मोमेंट या कौन से एपिसोड में ऐसा आपको लगने लगा, हिट हुआ कि ये लोग देख रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहा है? ये तो एक्चुअली शुरू से ही आई थिंक ऑडियंस ने इसको बहुत अच्छे से रिसीव किया। पर मुझे पर्सनली आई थिंक चीरहरण के बाद से ऐसा लगा कि वो एक हमारी, अगर हम टीआरपी की बात करें तो वो हाईएस्ट टीआरपी पॉइंट था कि लोगों ने बहुत अच्छे से रिसीव किया। आज भी जब मुझसे लोग बात करते हैं तो द्रौपदी की एंट्रेंस सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं। कुछ अच्छे काम अपने आप हो जाते हैं और आप ब्लेस्ड होते हैं कि आप उसका हिस्सा बन जाते हैं। महाभारत इज़ दैट फॉर मी। सौरभ राज जैन इनमें भी कृष्ण बने और आपकी केमिस्ट्री दोनों की पहले से लोगों को भी पसंद है, और आपने भी अभी जिक्र किया कि सखा, आप दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं. ये जर्नी के बारे में बताइए, दोस्ती की सफ़र. ये जर्नी भी महाभारत से शुरू हुई थी। वहाँ वो मेरे सखा थे, मैं उनकी सखी थी। तो अभी इतने सालों बाद भी हम सखा सखी ही हैं। एज आर्टिस्ट काम करना बहुत फेवरेबल होता है, बहुत कंफर्टेबल होता है, क्योंकि पता नहीं कैसे, बट हमारी कुछ एक अच्छी ट्यूनिंग है। हमें ज़्यादा सीन रिहर्स नहीं करने पड़ते। एज आई सेड, कुछ समथिंग वर्क्स एज आर्टिस्ट, हम एक दूसरे को सपोर्ट भी कर पाते हैं। सो इट्स ऑलवेज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू वर्क विद हिम। इस तरह के शो या सीरियल या प्रोजेक्ट करने के बाद ऐसा कुछ होता है कि हम टाइपकास्ट हो जाते हैं? आपकी क्या राय है कि इस तरह के रोल ऑफर होने लगते हैं, ऐसा कुछ? पहले मुझे ऐसा लगता था, और काफ़ी लोग कहते हैं, ये सवाल भी पूछते हैं कि आप टाइप कास्ट हो गए। तो पर मुझे ऐसा लगता है कि आप सोचिए कि बहुत लोग आके ऐसा कहते हैं कि ऐसे किरदार, और अब मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि ऐसे किरदारों के लिए शायद आपको चुना जाता है। और फिर ऑडियंस अब इतना प्यार दे रही है आपको, एज एन आर्टिस्ट आपको और क्या चाहिए? तो आप अपनी ब्लेसिंग को ही अपना पिंजरा समझने लग जाएं तो वो आपके नज़रिए पे है। मैं तो इसे एज अ ब्लेसिंग देखती हूँ। और मुझे हर बार इन कैरेक्टर्स में भी, इन डिफरेंट तरह के शोज़ में भी अलग अलग किरदार मिले हैं। कभी द्रौपदी मिला, कभी महाकाली, कभी पार्वती, जो एकदम एक दूसरे से भिन्न थे। अभी भी मैं महामाया और राधा कर रही हूँ। दोनों के रस एकदम डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू ईच अदर हैं। तो इट्स वेरी सैटिस्फाइंग एज एन एक्टर ऑल्सो, एंड ऑडियंस का प्यार मिलता है। इट्स अ विन विन सिचुएशन। इस तरह के शो में कॉस्ट्यूम में बहुत काम होता है, आर्ट में बहुत काम होता है, जो नॉर्मल से थोड़ा अलग होता है.
बहुत समय भी लगता होगा, उसके बारे में कुछ आप बताएंगे? जी बिल्कुल, रूप सज्जा केश सज्जा जो होती है इन शोज़ की, वो अपने आप में ही एक डिफरेंट दुनिया है। और बहुत एफर्ट जाता है उसके अंदर, बहुत डिफरेंट होते हैं लुक्स। महाकाली, इधर हम राधा और महामायावी, और हमें इस बार तो हमें स्टेज पे करना है, तो ये समय नहीं होता। एंड आई एम फ्लिपिंग बिटवीन कैरेक्टर्स, महामाया राधा, महामाया राधा। और लिटरली हमारे पास 3-3 मिनट होते हैं पूरे कैरेक्टर से बाहर निकल के दूसरे कैरेक्टर में जाने में। डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, पूरी टीम की सपोर्ट रहती है जो कि बहुत ज़रूरी है। पर मुझे अपने एक्सपीरियंस से ये पता चला है कि ऑडियंस एक्चुअली इस सब चीज़ों को बहुत इन्जॉय करती है। ये जो हेयर, मेकअप, कॉस्ट्यूम, पूरा लुक होता है, यही ऑडियंस को एक अलग फील देती है, आपको उस दुनिया में लेके जाती है। तो हम ग्रेटफुल हैं उन टीम्स के लिए जो हमारे साथ काम करती हैं। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।